प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो 13 फरवरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और आज के वीडियो में हम आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को लिख करके रखना है, ताकि परीक्षा से पहले आप लोग जल्दी से उसे रिवीजन कर सके, अच्छे से याद कर सके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करके रखे होंगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि कहाँ से प्रश्न पूछेगा और कहाँ से नहीं पूछेगा। तो आज मैं आप लोगों को वही सारे प्रश्न को बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए रावी नदी का बात हो रहा है, और रावी नदी के किनारे कौन सा ऐसा स्थल है जो विकसित हुआ है। तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता होगा। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता, इसका प्रश्न उल्टा भी आता है कि हड़प्पा सभ्यता कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा रावी नदी होगा। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है कौन सा होता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, उसका नाम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा मोहनजोदड़ो होता है। ठीक है, यानी कि देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर कहा जाए तो मोहनजोदड़ो ही होगा। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा लोथल में। ठीक है, आगे देखिए जो यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए बौद्ध साहित्य के अनुसार में भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 16 महाजनपदों का उस समय में जो है विकास हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है 5 नंबर का कि दक्षिण भारत में स्थित भारत का एक मात्र महाजनपद कौन सा था। तो देखिए दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद का नाम था अस्मक। ठीक है, सी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। आगे देखिए यहाँ आगे जो यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को कौन से जो है इतिहासकार ने पढ़ा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव के अनुसार सब्जेक्टिव भी आप बता दीजिए। तो देखिए अभी मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, और सब्जेक्टिव का भी रिवीजन जो उसका क्लास है वो क्लास आप लोगों को बहुत जल्द जो है मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर का प्रश्न है इंडिका किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है। तो देखिए मेगास्थनीज की रचना है। आगे आप लोग देख सकते हैं जो 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार जो है पूछा गया है। तो देखिए महाभारत का युद्ध कम से कम 18 दिनों तक लगभग जो है वो चला था। देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। देखिए स्तूप जो है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं और संबंधित है। देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। और आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि कुंडग्राम कहाँ पर है। ठीक है, देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में किया गया था। देखिए मुक्ति धर्म यानी कि मुक्तिदाता जो है, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म में किस शाखा में किया गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कौन से शाखा में किया गया है।
तो महायान में किया गया है। आगे देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है और ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, देखिए पुराणों की संख्या कितनी है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें गलत टिक लगा बैठते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा पुराणों की संख्या कम से कम जो है वो 18 है। ठीक है, आगे देखिए जो यहाँ पर 13 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, और देखिए रिवीजन करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट एक बार में याद करके बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बार बार रिवीजन करते हैं ताकि जल्दी से याद हो। तो इसीलिए आप लोग रिवीजन करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है आप लोगों का। तो आप लोग अभी से रिवीजन एकदम करते रहिए और रटने की कोशिश मत करिए, बस और बस सिर्फ आप लोग रिवीजन करिए। देखिए यहाँ जो 13 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि अलबरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था। अलबरूनी को किस भाषा का जानकारी जो है वो नहीं था, तो आप लोग याद रखिएगा यूनानी भाषा की। आगे देखिए जो 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है। इब्न बतूता ने कौन से पुस्तक की रचना किया है, तो आप लोगों को याद रखना है रिहला पुस्तक होगा। आगे देखिए जो 15 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि पीर का अर्थ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीर का क्या अर्थ होता है, तो याद रखना है आप लोगों को पीर का अर्थ होता है गुरु। आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर 16 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ पर है, तो आप लोगों को याद रखना है अजमेर में है। ठीक है, आगे देख लीजिए जो 17 नंबर का प्रश्न है कि अलवार संप्रदाय के लोग कौन से देवता की उपासना करते थे, कौन से देवता की पूजा करते थे, तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु देवता। आगे देखिए जो 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, और ये भी रिपीटेड प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। बिल्कुल भी आप लोग याद रखें, हर एक प्रश्न को लिखते चलिएगा। ऐसा नहीं कि बस वीडियो एक बार आप लोग देख लीजिए और देखने के बाद में ऐसे ही याद नहीं होता है, बार बार आप लोगों को लिखना है। लिख करके आप लोग जब कॉपी में पढ़िएगा तब जल्दी याद होगा। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा हरिहर और बुक्का। यहाँ जो सी ऑप्शन दिया हुआ है इसका एकदम सही आंसर है। देखिए 19 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि तेलुगु साहित्य अमुक्तमाल्यद की रचना किसने किया था, तो किसने किया था, तो याद रखना है कृष्णदेव राय ने किया था। आगे देखिए जो 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि अकबरनामा का रचना किसने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अकबरनामा का रचना जो है ना किसने किया था, तो अबुल फजल ने किया है, ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए 21 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, और यहाँ से आप लोग ज़रूर इतना चीज़ याद करके रखिएगा, जितने सारे युद्ध हुए हैं, ठीक है, उस चीज़ को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि युद्ध का प्रश्न काफ़ी सारा आता है, जैसे कि प्लासी का युद्ध हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर संथाल विद्रोह दिया हुआ है, तो ये सब आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए संथाल विद्रोह जो है ना वो 1855 में हुआ था। कितना में, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला जो प्रश्न है कि दामिन ए कोह क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, दामिन ए कोह का मतलब क्या होता है, तो याद रखना है संथालों की एक भूमि का नाम है दामिन ए कोह, ठीक है। देखिए 23 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था तो उस समय बंगाल में गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, ये बताना है, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर गवर्नर लिखा हुआ है, जनरल नहीं लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, इतना आप लोग गौर ज़रूर करिएगा। तो देखिए 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय में बंगाल में जो जनरल गवर्नर थे, ठीक है, उसका नाम था
कार्नवालिस, ठीक है। बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर 24 नंबर का जो प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो आखिर कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। तो देखिए इसका आंसर होगा मेरठ, मेरठ से ही शुरुआत हुआ था। यहाँ पर देखिए 25 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने शुरू किया था, किसने प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वेलेज़ली ने, ठीक है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 26 का कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। देखिए इसका जो मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि चोरा चोरी कांड ये कब हुआ था, कब घटित हुआ था, और इस कांड में क्या हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिए 26 नंबर का जो प्रश्न है चोरी चोरा कांड कब हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं जो 27 का प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, जो सी ऑप्शन यहाँ पर है बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे देखिए जो 28 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे, उस समय में कौन नियुक्त हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 29 नंबर का कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना ये भूल जाते हैं कि कब लागू हुआ था और कब बन करके तैयार हुआ था, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, आप लोग याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। और यहाँ जो अगला प्रश्न है और ये बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर का कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है या फिर संविधान को बनने में कितना टाइम लगा है, तो आप लोग आंसर याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है, जो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। अब आगे आप लोग कमेंट करिएगा कि अब आप लोगों को कौन कौन सा क्लास का वीडियो चाहिए और कौन कौन सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा हर एक प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, हर प्रश्न को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें, अच्छे से याद कर लें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।